जी जनाब अस्सलाम वालेकुम यार। आज हम लोग देखने जा रहे हैं पी एफ़ नाइन के अंदर हम टॉपिक देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। सॉरी फॉर द डिले, काफ़ी आप लोगों को डिले किया मैंने और काफ़ी देर बाद में लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। क्या कुछ रीज़न से जिनके अंदर फंस गए थे, फिर रिजल्ट का वेट और इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी डिले हो गया। और खैर मैं आपसे काफ़ी कॉन्टेक्ट में रहा हूँ, सबको अंदाज़ा हो गया होगा। तो खैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये कंप्लीट कर लिया था चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करे थे। इसके ऊपर मैंने आपको एक ऑडियो लेक्चर भेजा था और इसके ऊपर मैंने आपको 2 लेक्चर भेजे थे, एक क्वेश्चन और एक नॉर्मल क्वेश्चन भेजा था। आज हम देखने जा रहे हैं एडवांस्ड डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मुझे स्टार बनाना भूल गया यार। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपके किसी इसके अंदर आता है तो वो ये टॉपिक है। 39 ठीक। इसमें हम देखने जा रहे हैं रेलेवेंट कॉस्ट एनालिसिस। इसमें हम देखने जा रहे हैं इन्फ्लेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इन्फ्लेशन। हम इसमें टैक्स देखने जा रहे हैं, हम इसमें एसेट रिप्लेसमेंट, ये अगला लेक्चर है। ये सारा पार्ट जो है ये अगले लेक्चर पे हम कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम ये तीनों चीज़ें देखेंगे क्योंकि ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से मैच होती हैं और इनकी बेस को लेके आप एसिड रिप्लेसमेंट टेस्ट करते हो, आप कैपिटल रेशनिंग करते हो। कैपिटल रेशनिंग ज़्यादातर थ्योरी का पार्ट है, तो ये ज़्यादा थ्योरी है। रिस्क देखते हो, ये भी थ्योरी पार्ट है, ये भी बिल्कुल थ्योरी। और लीज एंड बाय डिसीजन देखते हो। ये लीज एंड बाय कौन सा F9 का, F5 वाला नहीं है। अब ये F5 वाला नहीं है, इसलिए ये नहीं सोचना यार आप F9 देखने जा रहे हो, नहीं। चैप्टर कंटेंट्स हम सारा कुछ देख लेंगे। डिसीजन मेकिंग थ्योरीज के अंदर उसने आपसे पूरे डिस्कस किया है और आपने उसने आपको रेलेवेंट कॉस्ट बताई कौन कौन सी होती हैं। F5 का पार्ट है, अगर आपने इसको देखना है। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं जा रहा, इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसकी डेप्थ में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये हम F5 नहीं कर रहे, तो हम F5 के अंदर नहीं जाएंगे। जो पार्ट मैं देखने जा रहा हूँ अभी वो है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन होती क्या है? इन्फ्लेशन आपको पता है, इन नॉर्मल सेंस इन्फ्लेशन हम किसको कहते हैं? महंगाई को कहते हैं। महंगाई जब हो जाती है उसको हम कहते हैं यार इन्फ्लेशन बढ़ रही है कंट्री की, यूके की इन्फ्लेशन बढ़ रही है। ऐसे ही पाकिस्तान में यार इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रही है, इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रही है। वो आपको एक अंदाज़ा हो जाता है यार कि इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही, क्या हो रहा है। तो आपके मगर F9 की बेस के अंदर हम कहते हैं कि देयर आर 2 वेज ऑफ डीलिंग विद इन्फ्लेशन। पहला क्या वे है? इंक्लूड इन्फ्लेशन बाय इन्फ्लेटिंग द कैश फ्लोस फ्रॉम ईयर ऑन ईयर। मतलब आपके पास ये ईयर्स है 1 2 3 और आपने इन्फ्लेशन जो सी 10% की जो सी हर साल की कैश फ्लो के अंदर, इस साल कैश फ्लो 100 थी, इसके अंदर 200 है, इसके अंदर 150 है। आप 10% इन्फ्लेशन इनमें भी इंक्रीज़ कर दो, इसमें भी इंक्रीज़ कर दो, इसमें भी इंक्रीज़ कर दो, मतलब प्लस करते रहो। एक तो ये तरीका। क्वेश्चन करेंगे ईजी हो जाएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी आपको लगेगा यार क्या बोली जा रहा है, मगर हाई हम क्वेश्चन करेंगे हम देख लेंगे। या फिर आप इन्फ्लेशन ऐसे हटा दो, कैश फ्लो आप पूरी ज़ीरो कैश टर्म्स पे ले लो। ये दो अलग अलग तरीके हैं। एग्ज़ाम में आपको बताया जाएगा या तो आपने मनी एनालिसिस करना है या फिर आपने रियल एनालिसिस करना है। क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा स्पेसिफिक क्वेश्चन लेके कि रियल एनालिसिस और मनी एनालिसिस में क्या फ़र्क होता है। मनी एनालिसिस के अंदर आपने इन्फ्लेट कर देते हैं कैश फ्लो को, इन्फ्लेशन डाल देते हैं। आप कहते हैं यार कैश प्राइस जो सी थी आपके मटेरियल्स ईयर 1 में 100 रुपये के मिलते थे, अब ईयर 2 के अंदर 110 के हो गए, ईयर 3 के अंदर 120 के हो गए। रियल के अंदर आप कहते हो यार हम ईयर ज़ीरो टर्म्स पे लेके जा रहे हैं आप। और इसके अब फ़र्क इनमें क्या आता है कि आपने इसके अंदर जब आप ये वाला यूज़ करते हो तो आपने मनी रेट ऑफ रिटर्न यूज़ करना है। ये क्या होता है? वो फेयर, आपको बस पता है, वो बहुत बड़ा चार्ट्स आपको दिया हुआ है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको एक एग्ज़ाम पेपर में मिल जाता है। आपने वो नंबर फिक्स करने होते हैं, 5% इतना है, उसके अंदर इतने % से लेके फिर आप टेस्ट करते हो, फिर 0.987 इस तरह के कुछ भी नंबर ले लेते हो। मैंने आपको टेबल दिखाया था शायद, वो टेबल आपकी हर एग्ज़ाम पेपर के पीछे बना होता है, तो आप वो देख लेते हो। आपने वो वाला ले लेना। और अगर आप ज़ीरो या कैश टर्म्स से ले रहे हो तो आपने इस इन्फ्लेशन रेट को लेके चेंज करके रियल रेट बना देना। रियल रेट कैसे बनाओगे आप? रियल रेट बनाओगे फिशर इफेक्ट से। फिशर इफेक्ट आपकी मदद करता है आपको रियल रेट बनाने में। एग्ज़ाम में ये फार्मूला गिवन है।
ये फार्मूला गिवन है, ठीक है। क्या फार्मूला है भाई, 1+r, फार्मूला वैसे गिवन होता है, या फिर इसको आप छोड़ दो, ज़रूरत नहीं। 1+m, 1+r, 1+i। m क्या चीज़ है, मनी डिस्काउंट रेट। r क्या चीज़ है, रियल डिस्काउंट रेट। i क्या चीज़ है, इन्फ्लेशन रेट। तो आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम्पल के अंदर हम आते हैं, आपको मनी रेट चाहिए, मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, मतलब आपको इनमें से कौन सी चीज़ चाहिए, आप m रिक्वायर्ड है, तो आप कहोगे 1+m इक्वल्स टू 1+r की चीज़ है सर, आपका रियल डिस्काउंट रेट 8%। 8%, वो आपको इतना क्लियर एग्जाम में वो आपसे ये नहीं कहेगा आर है, वो आपसे कहेगा कि रियल रेट इज़ 8%। बहुत सिंपल क्वेश्चन देता है, F9 लेवल है, बहुत किसी मुश्किल चीज़ नहीं है इसके अंदर। अगला आपके पास आता है 1+i। आई क्या है, आपका इन्फ्लेशन रेट 5%। ये बहुत क्लियरली दिए होते हैं दोनों, इसमें आपसे इतनी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं मांग सकता। 1+8% 9%, 1+5% 6%, तो 9 इंटू 6 54। तो आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, तो और वहाँ जाके माइनस कर दोगे 53 हो जाएगा, जो कुछ भी है, ठीक है। एग्जाम्पल 2 है, ये आप प्लीज़ सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व बाय ठीक है। इसको भी देखिएगा, कैलकुलेट द एनपी ऑफ यूजिंग बोथ द रियल मनी एनालिसिस, कमेंट पे देख लेंगे अगर ज़रूरत पड़ती है हमें इसकी। और अगर मैं आपको बता ही दूं कि कंपनी हैज़ इन्वेस्टेड 50,000 एनपीवी अगर निकालनी है मैंने, अ कंपनी हैज़ इन्वेस्टेड 50,000 इन अ प्रोजेक्ट, आपने 50,000 एक प्रोजेक्ट में लगा लिया, एक प्रोजेक्ट आपने नया स्टार्ट किया, और प्रोजेक्ट जनरेट्स अ नेट कैश इन फ्लो ऑफ 14,000 फॉर द ईयर 5 ईयर्स इन ईयर जीरो टर्म्स। इन ईयर जीरो टर्म्स का क्या मतलब है सर, ये रियल की बात हो रही है। रियल के लिए कौन सा रेट यूज़ होता है, रियल रेट यूज़ होता है, रियल रेट। द रेट ऑफ रिटर्न इज 12% एंड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड टू बी 3.6%। अब रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, ये हमेशा आपको मनी टर्म्स में दिया होता है। अगर आपसे वो कहेगा कि रियल, फिर वो कहेगा द रियल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। उसने यहाँ पे रियल रेट बोला नहीं, इसका मतलब हमें फिशर फार्मूला लगा के इसको चेंज करके मनी में करना पड़ेगा। सिंपल क्वेश्चन है इन्फ्लेशन का। इसको आपने कैसे लेके चलना है, 5 साल तक के लिए। मैं आपको अगर मुझे आप अलाउ करें तो मैं इसके लिए बेसिकली आपको एक स्नैप दे देता हूँ कि यार हमने इसको कैसे बनाना है। देखिए मैं उसके वन नोट्स खोल के आपको एक ना आइडिया दे देता हूँ। F9 लेके जा रहे हैं हम लोग, हमें नया चाहिए, ठीक है भाई, हम लेके चल रहे हैं, हाँ ब्लैक कलर में चाहिए। हम एग्जाम्पल 3 को देख रहे हैं, ठीक हो गया। एक सेकंड में, हम अब मुझे इतना याद नहीं रहता, इस वजह से मुझे ज़्यादा करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपने फिशर फार्मूला लगा लेना। फिशर फार्मूला लगाएं, फिशर फार्मूला। अब फिशर फार्मूला आप कैसे लगाओगे, फार्मूला याद है, 1+m इक्वल्स टू 1+r 1+i। अब आपने इसको फिल कर देना। अब आपके पास रियल रेट दिया हुआ है 12% का, रियल रेट कौन सा, r, 1+12%। अब अपने 12% को आप इसको दूसरी तरह से भी इंडिकेट कर सकते हैं। कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, आप इसको 1.12% को क्या करते हैं, 1.02 0.12, ऐसे ही। आई को क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड भी 3.6%, 0.36। सिंपल इज दैट। आपको 1+m चाहिए, मगर आपको r चाहिए इसके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे r जो सा है वो खाली है, ये r है। आपको m चाहिए, m आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 0.12। रीअरेंज कर लें, ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अब ये नहीं कि ये यार रीअरेंज नहीं हो रहा मेरे से, आई नो हो रहा है, ठीक है, जो आपके पास जो भी आंसर आएगा। फिर आपने बनानी है अपनी द कंपनी इन्वेस्टेड 50,000 इन अ प्रोजेक्ट। तो अब आपने बनानी है अपना
एक फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को आपने हमेशा लेके चलना है अपने साथ। एनपीवी का फॉर्मेट है ये, और आपने इसको हमेशा हमेशा इस तरह करना है। उसके अंदर हम इंक्लूड करते रहेंगे नई नई चीज़ें। अब आप कहोगे आप कहोगे एन पी वी क्या है भाई? आप लिखोगे ईयर 0 1 2 3 4 5, ठीक है। सबसे पहले आप बात करोगे कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, CAP कैपिटल EX एक्सपेंडिचर कितना है? पहले साल में लगता है। पहला साल क्या होता है? ज़ीरो, ईयर ज़ीरो होता है। ये बात आपने याद रखनी है, रूल है। पहला साल नहीं होता। इसकी बड़ी अजीब सी एग्जांपल है, और हंसी भी आती है आपको सुन के, मुझे भी हंसी आई थी। मैं जब पहली बार एग्जांपल दे रहा था, और वो काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा था मुझे एग्जांपल देते हुए, कि जब आपकी शादी होती है तो आपका एक प्रोसेस चलता है जिससे आपको एक चाइल्ड चाहिए होता है। उस प्रोसेस के लिए आपको किस ईयर में स्टार्ट करेंगे? अगर आप ईयर 0 में स्टार्ट करेंगे तो आउटकम कब आती है? ईयर 1 में, उससे पहले आउटकम नहीं आती। इसलिए आपने उसको आप पहला साल ही गिनते हो, मगर पहला साल एग्जैक्टली ये होता है, वो ईयर 0 होता है। तो यही रूल है आपके F9 के अंदर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। और 50,000 हमारे पास रूल आ रहा है यहाँ पे, और 50,000 है हमारे कैपेक्स का, जो हमने ईयर 0 में लगाया है, ठीक है। मतलब इसमें निकाह पड़ा है आपने, गुड। और आपको नेट इनकम कितनी हो रही है? 14,000 ईच ईयर। उसने आपको ये नहीं बोला कि 14,000 ईच ईयर, उसने सिर्फ आपको ईच ईयर कह दिया। उसने आपको ये नहीं कहा 14,000 1 ईयर एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 5%। अगर वो आपको ये भी कहेगा, आपको कहेगा इट एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 5% फॉर 1 and 2 years एंड देन रेस्ट ऑफ द ईयर विल बी 5% ऑफ द ग्रोथ, वो आपको मतलब कुछ ना कुछ कह सकता है। अभी उसने 14,000, वो अभी उसके आपको 14,000 का 14K के मतलब 1000 है, ठीक है। 14K मेरे पास जगह नहीं है, इसमें जैसे लिखना पड़ रहा है, मुझे नफरत है इस के से यार। गुड, ओके, ठीक हो गया। ये आपने 5 साल का वो बना दिया। अब आप इसमें क्या करोगे? अब इसके अंदर आपके पास इन्फ्लेशन आपको डालनी पड़ रही है एक्सपेक्टेड रेट के ऊपर। एक्सपेक्टेड रेट पे आपकी इन्फ्लेशन इतनी है, उसको आपने उसमें एडजस्ट कर लेना है। वो भी इसमें भी चेक हो जाएगा, चेक एंड बैलेंस है, गुड हो जाएगा। इसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं आ रही, जिस वजह से आपने इसको नॉर्मली आपने डिस्काउंट फैक्टर लिख लेना। डिस्काउंट फैक्टर एट जो फिगर यहाँ पे आप लेके आए हैं उसको आपने यहाँ पे पुट करना है। लेट्स सपोज 12% है, 12% बिल के बाद दी हुई है ना। आप लेट्स सपोज 10% है, ठीक है। लेट्स सपोज 10% है, तो ईयर 0 में तो बानी रहती है ना। तो ईयर 2 के अंदर अब आप वो वाला टेबल लेके आओ। टेबल ढूंढो कहाँ पे? हाँ टेबल देखो क्या आंसर आ रहा है, रोक लो यहाँ उसको। जी हाँ, क्या आ रहा है? 0.909, 0.826, 0.751, सो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। मल्टीप्लाई करें आपस में, कुछ फिगर्स आएंगे आपके पास। ये माइनस में फिगर है, इन सब को ऐड करें, इससे प्लस करें। इफ़ दिस इज़ पॉजिटिव एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, इफ इट इज़ नेगेटिव रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, ठीक हो गया। ऐसे आपने इसको लेके जाना, सिंपल, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये क्वेश्चन करिएगा वापस से अपने पास, और मुझे अगर आपको नहीं समझ आ रही है मुझे दिखाइएगा। और उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको पिक नहीं कर रहा क्योंकि काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, 1999 का क्वेश्चन है, तो मैं इसको मैं इतना इंकरेज नहीं करता इसको पिक करने में। सॉरी यार, क्या हो गया भाई? तो मैं इसको इतना इंकरेज नहीं कर रहा पिक करने के लिए। हाँ, हम एग्जाम क्वेश्चन करेंगे और उससे बड़ा क्वेश्चन होगा वो टैक्सेशन। यहाँ से मज़े वाली चीज़ें आ जाती हैं। टैक्सेशन, ये F6 वाली टैक्सेशन नहीं है, इसलिए परेशान नहीं होगा कि यार ओ माय गॉड F6 आ गया वापस। नहीं, इसमें 3 एडिशनल चीज़ें, इससे 3 चीज़ें आती हैं आपके पास। कैपिटल अलाउंस आता है, एक्स्ट्रा वर्किंग, एक्स्ट्रा मार्क्स और गिफ्टिंग मार्क्स। बहुत ईजी चीज़ है। कैपिटल अलाउंस आपको पता है, याद होगा कैसे आता है? 25% होता है, 30% होता है। कैपिटल अलाउंसेज आपको जब अब आपने मशीन ली है, जो पहले साल के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की निकाह की है, तो उसके अंदर आपको अलाउंसेज मिल रहे हैं। किस शक्ल में है वो आपको पता है, मैं डिटेल में नहीं जाता। और टैक्स वाले बंदों को पता होगा यार टैक्स अलाउंसेस किस तरह मिलते हैं, कैपिटल अलाउंसेस क्यों मिलते हैं और कैसे मिलते हैं। गुड, ये कैश इनफ्लो है, फेयर, वेरी गुड। अब हमने कहा यार हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, हमने न्यू इन्वेस्टमेंट की है। न्यू इन्वेस्टमेंट हमने क्यों की है?
ऑब्वियसली फॉर प्रॉफिट मेकिंग सर, फॉर प्रॉफिट मेकिंग हम नई मशीन लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? हमने चैरिटी तो नहीं देनी, हमने प्रॉफिट कमाना है। अब हमने एडिशनल प्रॉफिट कमाने, हमारे पास एक्स्ट्रा डॉलर्स आ रहे हैं, एक्स्ट्रा डॉलर्स आ रहे हैं तो उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, एडिशनल टैक्स पेमेंट करनी पड़ेगी, टैक्स पेमेंट करनी पड़ेगी कैश आउटफ्लो, सिंपल। और उसके अंदर जो सबसे आला चीज़ है जिसको वो कह रहा है अगली चीज़ कि वो डिले कर सकता है एग्जामिनर। एक कैसे कहेगा वो? कोर्ट लेते हैं, टैक्स इज पेएबल 1 year in arrears। मतलब इस साल 1 लाख रुपया देना है, मगर आप उसको 1 साल बाद दे रहे हो, अलाउ है देना, आप 1 साल बाद दे रहे हो। मतलब जो ईयर 1 के अंदर आपने 1,00,000 डालना था उसको आप ईयर 2 में डालोगे, ईयर 2 वाला ईयर 3 में डालोगे। अगर भूल जाओ सब कुछ खत्म हो गया, इसलिए भूलना नहीं। बाकी बहुत इजी चीज़, पूरा 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलता है इस काम का। अब की प्रोफॉर्मा क्या है इस चीज़ का? अब वो प्रोफॉर्मा बढ़ गया, ठीक है। पहले मैंने आपको क्या बताया था? पहले मैंने आपको प्रोफॉर्मा बताया था, क्या बताया था वो? हाँ, ईयर, फिर कैपेक्स, बस ठीक है। उसमें मैं यही बताया था, उसका डिस्काउंट फैक्टर और एनपीवी, ऐसे ही बताया था मैंने आपको। अब चेंज हो गया, अब क्या हो गया? नेट ट्रेडिंग रेवेन्यू। पहले आप सारे रेवेन्यू लिखोगे, इस साल इतना पैसा आ रहा है, इस साल इतना पैसा, इस साल इतना पैसा। उस रेवेन्यू के ऊपर आपने टैक्स कितना देना है? 30% टैक्स देना होता है। वो टैक्स दो, माइनस करना है। ये माइनस फिगर है, ये ऐड पे फिगर है, ये माइनस फिगर है। टैक्स अलाउंस ये प्लस वाली फिगर है। टैक्स अलाउंस की मैं एक वर्किंग आपको करके दिखा दूंगा, परेशानी होना कि इन्वेस्टमेंट की चीज़, आई एम सॉरी, इन्वेस्टमेंट की चीज़ है आपका कैपेक्स। रेजिडुअल वैल्यू क्या है? इस इन्वेस्ट जब यार कह लो कि आपने एक फ़ोन खरीदा 1,000 का, उस फ़ोन को आपने 5 साल बाद बेचना है, तो औसम से 100 का बेच सकते हो, तो 100 इसकी रेजिडुअल वैल्यू हो जाएगी, मतलब इसकी स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। ये प्लस में, सिंपल, ये माइनस में, इसकी नेचर माइनस है। इस तरह आपने इसको लेकर चलना है। परफेक्ट हो गया। एक मिनट दीजिएगा मुझे। ओके गुड, ओके सॉरी फॉर द डिले। अब हम दोबारा देखने जा रहे हैं, आई एम सॉरी, ठीक है। राइटिंग डाउन अलाउंस क्या होता है? आपको पता है कौन कौन सा अलाउंस होता है? डेप्रिसिएशन कैसे होती है आपको पता है? कि एक होता है आपका राइटिंग डाउन, दूसरा होता है, दूसरा कौन सा होता है जी? एक नॉर्मल होता है आपका ना, जो नॉर्मली आ रहा होता है यार, हर साल एक ही हिट लगनी है उसे। ठीक है, हम यहाँ पे राइटिंग डाउन की बात कर रहे हैं। राइटिंग डाउन के अंदर हम देखते हैं कि फर्स्ट डे ऑफ द ईयर हमने 20,000 का एसेट खरीदा, सुभान अल्लाह, उसको हम बेचेंगे 5,000 का 4 साल बाद। टैक्स 30% पे करना, ठीक है। इन अरियर्स 1 साल बाद, इस साल का ईयर 0 पे टैक्स नहीं बढ़ता, इस साल का टैक्स इस साल पे करना है, इस साल का टैक्स इस साल पे करना है, इस साल का टैक्स इस साल पे करना है, और ईयर 4 का टैक्स ईयर 5 में पे करना है। क्या यार ज्यादा का इतना मुश्किल काम, मैं खैर इस तरह करना है, ठीक है। कैसे लेके जाओगे? इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 20,000, इन्वेस्टमेंट 20,000 थी ना? सॉरी क्या हो गया भाई? ठीक है, ये प्रोफॉर्मा आपने याद रखना। इन्वेस्टमेंट थी 20,000, राइटिंग डाउन अलाउंस हमने कितना लिखा? 30%, ठीक है। अब 20,000 का 30% क्या होगा? 20,000 का 30% आएगा 20 और उसका हाफ 15, उसका तो 6,000 ऐसे ही। क्या आंसर आ रहा है? 14,000। अब टैक्स सेविंग अब कैसे होगी?
टैक्स कितना पे करना है? 30%। ये रूल है इसका। आपने यहाँ पे आप वैसे ज़्यादातर आपकी राइटिंग डाउन अलाउंस 25% होता है, कभी कभी 25% होता है, कभी 30 होता है, कभी, मगर ऑब्वियसली ये होता है कि 5% कम होता है नॉर्मल टैक्स रेट से। अब जो भी सेविंग आपके पास है उसको टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आता है? 6,000 का 30%, उसका हाफ 3,000 15%, और 1800। ठीक है, ये आपकी टैक्स सेविंग है। ये ईयर 1 में इनकर हुआ है। कब जाना है? ईयर 2 में। ये फॉर्मेट कंप्लीट कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। तो दोबारा आपने इसको यहाँ पे 30% से कर लेना है, और फिर जो आंसर आएगा उसको आपने यहाँ पे लेके आना है, और उसका बैलेंसिंग फिगर इधर ले आनी है, और उसके बाद जो यहाँ पे फिगर आएगी उसको आपने ये 3 में लेके जाना सब कुछ, ठीक है। Continuing from the previous example, further to the next cash flow 18 per annum from trading, यहाँ पे आपने उसको फॉर्मेट में लेके चल पड़ना है। 8,000 पर ईयर आपको इनकम आ रही है, नेट इनकम है। यहाँ पे हमें बताया गया था कि आपको 20,000 आपके पास लग रहा है। हम अपना प्रोफॉर्मा देखेंगे। हम सबसे स्टार्टिंग में क्या करेंगे, मैं आपको बल्कि करा दूँ ये क्वेश्चन, आई होप कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मगर खैर चलो हम देखते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सही नज़र आ जाएगा, सुभान अल्लाह। एग्जाम्पल पे ठीक हो गया। अब देखते हैं हम इसके अंदर, हम देखने जा रहे हैं कि हमने उसका फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। ये हम एनपीवी कैलकुलेशन कर रहे हैं, एनपीवी, और एनपीवी कैलकुलेशन के अंदर हम ब्लू के अंदर, और यार एक सेकेंड, ठीक है, परफेक्ट, ओके। हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले ईयर्स देखते हैं। 0 1, थोड़े टाइम के लिए पॉज चाहिए यार, अजान हो रही है। ठीक है जनाब, हम देख रहे थे इसी चीज़ को, हम कहते थे कि इसको किस तरह लेके चलना है। मैंने क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर दिए पहले से, ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए देखना और समझना भी कि यार हम इसको कैसे लेके चलना है। खैर मैंने क्वेश्चन के अंदर देखिए तो मैंने आपको बताया था कि 8,000 जो है पर ईयर हमारी इनकम है। 8,000 मैंने अभी हमने यहाँ पे देख लिया था, हमारी 8,000 पर इनकम है। उस 8,000 पे हमने हर दफ़ा 30% टैक्स देना है, हर साल ये चलता रहेगा। मगर द टैक्स इज़ पेएबल इन अरियर्स, तो यहाँ पे 2400 ईयर 1 में नहीं आएगा, ईयर 2 में आएगा। CA मतलब कैपिटल अलाउंसेस, हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए थे कितने, 1,800। ईयर 1 में नहीं आएंगे, ईयर 2 में आएंगे। सब टोटल ले लें, मसला नहीं है। फिर कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पिछली एग्जाम्पल में हमने देखा था 20,000 है, 20,000 किया। रेजिडल वैल्यू कितनी थी? RV रेजिडल वैल्यू 500। फिर आपने डिस्काउंट फैक्टर्स ले लेने, पहले साल में 1 ही होता है, फिर ईयर 0 में 1 ही होता है, फिर ईयर 1 के अंदर 0.909, फिर 0.826, 0.751, जितना भी मतलब चलता रहेगा, ठीक है। उनको करके आप यहाँ पे इस तरह देखेंगे, इसका सब टोटल से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आपका यहाँ पे इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे सबको प्लस माइनस करेंगे, और ईयर 1 के अंदर जो वैल्यू आएगी, समझो जो भी वैल्यू आ रही है यहाँ पे, जो वैल्यू आ रही है उसको आप अगर इससे माइनस करेंगे तो आपके पास आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। इन सब को ऐड अप करेंगे तो NPV इक्वल्स टू दिस मच, जो फिगर है, ठीक हो गया, सिंपल एज दैट। और फिलहाल ये क्वेश्चन है, इसका एग्ज़ाम क्वेश्चन मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिकॉर्ड करूँगा, और पिछले किसी भी F9 के लेक्चर से पहले हम इसको एग्ज़ाम क्वेश्चन को लेके चलूँगा, जिसके अंदर आपका इन्फ्लेशन भी आ रही है, जिसके अंदर आपके पास टैक्सेशन भी आ रही है, और जिसके अंदर आपके पास एक पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसको आपने लेके चलना है, और जो कि एक मतलब प्रॉपर एक पूरा हैंडी क्वेश्चन होगा, आपको हर चीज़ समझा देगा। वो इंशाल्लाह मैं अगले 2 दिनों के अंदर रिकॉर्ड कर लूँगा। आगे ये क्वेश्चन आ रहे हैं, इन क्वेश्चन को मैं नहीं देखता, और ये बड़े क्वेश्चन हम, जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं एसिड रिप्लेसमेंट अगले लेक्चर के लिए छोड़ दूँगा, और क्योंकि अभी तक जो हमने किया ये बहुत कुछ है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं इसको बुक मार्क कर देता हूँ कि हम यहाँ से इंशाल्लाह आगे जाके स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, और आई होप कि आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा और समझ आ गया होगी। जो कोई क्वेश्चन हो डोंट हेजिटेट टू आस्क मी, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे से पूछ सकते हैं, और मैं आपको इंशाल्लाह होपफुली अच्छे तरीके से गाइड कर दूँगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और इजाज़त दीजिए, और बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।